गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में सिलेबस के अनुसार जो पहला चैप्टर है वो हमारा फूड्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं यानी टर्म्स के बारे में है, तो उसी से मैं शुरू कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया जिसमें कि फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण का जो पूरा सिलेबस था उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इतने चैप्टर हैं और इसमें हम ये पढ़ेंगे। और मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट चैप्टर से लेके और लास्ट तक मैं एक के बाद एक लेती रहूँगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि फूड्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो टर्म्स है उनकी परिभाषाओं के बारे में है। तो यदि हम यूँ देखें कि भोजन हमारे शरीर में क्या ज़रूरी है, तो हाँ, भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सारे कार्य करता है। और आम भाषा में हम कहते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो आप कपड़े के बगैर थोड़े से दिनों तक एक ही कपड़े में रह सकते हो कि भाई कई दिनों तक हमको कपड़ा नहीं भी मिलेगा तो जो पुराने हैं उन्हीं से पहन ले, या एक ही जोड़ी है तो मकान अगर छोटा होगा या कच्चा होगा तो भी हम रह लेंगे। लेकिन बिना भोजन के हम बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर को मेंटेन करता है, रख रखाव, टूट फूट की मरम्मत या फिर प्रजनन या फिर और भी कई सारे नियंत्रण होते, रेगुलेटरी फंक्शन, हमारे वाटर बैलेंस है, अम्ल क्षार संतुलन है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे शरीर में, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। तो वो सभी चीज़ें, भोजन अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा तभी उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होके बिल्कुल सिंपल एक यूनिट, सिंपल इकाई में आ जाएगा वो भोजन, और फिर वो हमारे शरीर में अवशोषित होके और दूसरे पदार्थों में परिवर्तित होके हमारे शरीर के कार्य करता है। तो जो चीज़ मैंने कही है अभी कि वृद्धि करता है, रख रखाव करता है, जो हम खाते हैं उसमें पोषक तत्व, तो उसी के इर्द गिर्द इस पूरे चैप्टर में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं और उन टर्मिनोलॉजी को हमको समझना है। जैसे पहला है भोजन यानी मील। भोजन आम भाषा में ये कहते हैं कि भाई हम भोजन कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं या फिर हम मील ले रहे हैं। तो यही चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, कोई सा भी भोज्य पदार्थ, वो कच्चा है मतलब जैसे सलाद के रूप में, या पका हुआ है या बेक्ड है जैसे भी, तो भोज्य पदार्थ जब वो ग्रहण करता है मतलब भोजन खा रहा है, और ग्रहण करने के बाद में जो उसके अंदर शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं जो उसको काम करने के लिए मदद कर रही है, ऊर्जा दे रही है, मानसिक सोचने के लिए, या फिर अंदर कुछ और भी प्रोसेस चलते रहते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, और ये तो उन सब क्रियाओं के लिए जो योगदान होता है वो भोजन के द्वारा होता है। यानी जो हम भोजन यानी खाना खा रहे हैं, जो मील खा रहे हैं, वो हमारे ऐसा भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में के द्वारा ग्रहण किया गया है और ग्रहण करने के बाद में हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में योगदान देता है, वो मील या भोजन कहलाता है। या फिर हम दूसरे रूप में भी इसको और भी दूसरी डेफिनेशन हम कर सकते हैं इसको डिफाइन, कि वह भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य हो और जो पचाने योग्य हो, जिससे हमारा शरीर पोषित हो। खाने योग्य मतलब अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ कि अगर अपने पास में कुछ भी नहीं होता है, मान लो बिल्कुल ऐसा अकाल या कोई ऐसी जगह कोई व्यक्ति चला गया है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जैसे गोभी के डंठल हैं या फिर किसी भी सब्जी के छिलके या कुछ ऐसे पत्ते हैं, तो क्या है अगर हम उनको खाएंगे तो क्या पेट नहीं भरेगा? पेट भर जाएगा, मतलब पत्तों से भी पेट भर जाएगा, छिलकों से भी पेट भर जाएगा। तो वो पदार्थ खाने योग्य है, खाने तो खा तो लिया हमने, लेकिन क्या वो पचाया जा सकेगा? नहीं, वो हमारे शरीर में नहीं पचाया जा सकेगा, क्योंकि जो पत्ते और छिलके और ये सब जो हम खाते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीसेकेराइड होते हैं, और पॉलीसेकेराइड में स्पेशली सेल्यूलोज। तो जो सेल्यूलोज एंजाइम होते हैं, जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको पचाने के लिए एक एंजाइम होता है सेल्यूलेज,
और सेल्यूलेज एंजाइम मनुष्यों में नहीं पाया जाता, वो पाया जाता है जानवरों में, गाय बैल बकरी, तो वो पत्ते खाएंगी या वो है ना गोभी के छिलके खाएंगी तो उनको ग्लूकोज मिलेगा, मतलब सेल्यूलोज टूट के ग्लूकोज दे देगा। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो वो उन्हें ग्लूकोज दे देगा, उनको काम करने की शक्ति दे देगा। लेकिन हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम उस पदार्थ को खाने के बाद पेट तो भर जाएगा लेकिन हमें एनर्जी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, तो वो पचाया भी नहीं जा सकेगा। और अगर वो पचता ही नहीं है तो हमारे शरीर को वो नरिश क्या करेगा, मतलब वो हमारे शरीर को पोषित नहीं कर पाएगा, हमें ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, हम एकदम मेल नरिश्ड, मतलब उस वक्त हमारा जो शारीरिक लेवल है एनर्जी का वो कम हो जाएगा। तो भोजन क्या चीज़ है? जो हम खा रहे हैं और वो हमारे शरीर में शारीरिक मानसिक क्रियाएं कर रहा है, उसमें योगदान दे रहा है, वो भोजन है। या फिर दूसरे रूप में ऐसा भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य हो, खाने योग्य होने के बाद में वो पचाने योग्य हो, मतलब वो डाइजेस्ट होता हो हमारे शरीर में, और उसके अलावा वो हमें, हमारे शरीर को पोषित भी करता हो, उसे हम भोजन कहते हैं। ये तो एक टर्म हुई फूड्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। दूसरी टर्म है, दूसरा एक शब्द है आहार। आहार को हम कहते हैं डाइट। आहार जो है वो डाइट, अधिकतर हम लोगों से ऐसे सुनते हैं ये डाइटिंग पे है, डाइटिंग। अब डाइट मतलब क्या होता है? डाइटिंग पे है, वो खाना नहीं खा रही है, वो डाइट से चालू हुआ है। डाइटिंग मतलब वो खाना कम खा रही है। और यहाँ डाइट का मतलब ये होता है एक व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन करता है वो उसकी डाइट होती है। अपन कहते हैं ना मेरी डाइट तो कम है, मेरे तो 2 चपाती में ही पेट भर जाता है, मतलब हम एक बार में जब भोजन करते हैं तो 2 चपाती से ज़्यादा नहीं खा पाते, तो ये डाइट उतनी है। तो आहार या डाइट जो है वो भूख लगने पर एक व्यक्ति एक बार में जितना भोजन करता है वो उसका डाइट कहलाता है। दूसरा एक और इसको डिफाइन करने का तरीका है कि वह भोज्य पदार्थ, भले ही वो ठोस हो या तरल भोज्य पदार्थ, भले ही आप चपाती खा रहे हो, दाल पी रहे हो, जूस पी रहे हो, सूप पी रहे हो, तो या तो तरल भोज्य पदार्थ या ठोस भोज्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं वो हमें जीवित रखने के लिए, उसके अलावा हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारी संवेगात्मक तृप्ति के लिए, मतलब इमोशनली हम पूरे सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ हमारा पेट भर गया है, और सुरक्षा और प्रेम के लिए, तो मतलब हमको सुरक्षित भी हम महसूस करें उस खाने से और हमें प्रेम भी रहे कि हाँ हमने ये खाना खाया है, तो हम उसे आहार या डाइट कहते हैं। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी कि ठोस या तरल पदार्थ हमको जीवित रखने के लिए जरूरी होते हैं, तो कोई भी खाना जो हमें जीवित रखता है या फिर स्वस्थ रखता है, मतलब बिल्कुल भी बीमारी नहीं होती है और हम रेगुलर वर्क बहुत आराम से कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर के अंदर की है वो भी इजीली हो रही है। वो उसके अलावा संवेगात्मक तृप्ति, मतलब कई बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको हो सकता है कि उस वक्त जब आपको सिलेबस बताया हो तब बताया हो, या फिर फंक्शंस जब आएंगे, फंक्शन ऑफ फूड तब आएगा संवेगात्मक तृप्ति का, कि व्यक्ति अगर मान लो जैसे चेन्नई साइड का है, साउथ साइड का है, अगर उसको हम राजस्थान उधर ले आएंगे और रोज चपाती चपाती देंगे तो उसका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसको जो इमोशनली जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, संवेगात्मक तृप्ति, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो रोज चावल खाते हैं। अगर हम राजस्थान वाले उधर चले जाएंगे तो उधर चावल 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 की चीज़ें सब होगी तो हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो होता ये है कि ऐसा भोजन जो हमें
संवेगात्मक तृप्ति भी दे, वो हमारा आहार कहलाता है। फिर हमें सुरक्षा दे, हम खाना खाने बैठते हैं, अभी मान लो हम बाहर गए हुए हैं तो हमको ब्रेड, बाहर मतलब इंडिया के बाहर गए हुए हैं, आपको वहाँ पास्ता या फिर कोई मैगी या कोई इंग्लिश चीज़ें वहाँ होती है, कोई फलाफल या कुछ कई सारी चीज़ें, तो अगर ब्रेड की चीज़ें, बेक्ड चीज़ें वो हम खाएंगे तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। हमें सुरक्षा कब महसूस होती है? हमारी थाली में एक चपाती हो, दाल हो, चावल हो, फिर 2 सब्जियां हो, चटनी, पापड़, इस तरह का खाना हो, छाछ हो, हमें सुरक्षा महसूस होती है और उसी से हमको प्रेम भी रहता है। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम ये कहें कि भोजन से सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी होते हैं। जिस प्रकार का भोजन माँ हमें थाली में बना के और सब देती है तो उससे हमारे संबंध भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से ये आहार का डेफिनेशन हो गया। थर्ड जो टर्म है वो है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण या न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? अगर हम खाना खाएंगे, हम भोजन खाएंगे तो उससे पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। अगर मान लो भोजन खाया ही नहीं तो वो नरिश नहीं हो सकेगा, वो पोषित नहीं हो सकेगा। तो पोषण मतलब कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जो भी शारीरिक मानसिक, उनका जो संगठन होता है वो पोषण कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति है, वो भोजन ग्रहण करता है, कोई भी भोज्य पदार्थ, वो लिक्विड है, ठोस है, वो उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है और फिर वो उसको यूज करता है, मतलब उपयोग में लाता है। अब जो खाना खाया है उसने, दाल खाई है, चपाती खाई है, छाछ खाई है, दही खाई है, उसमें मक्खन या तेल घी पड़ा हुआ है सब्जी में, तो वो सब उसने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब चीज़ खा ली और विटामिन मिनरल भी चले गए, हमने सब्जी और फ्रूट खा लिया इसलिए। तो जब हमने वो सब भोजन खा लिया तो वो उपयोग में कैसे आएगा? वो उपयोग में इस तरह से आएगा कि एक तो हमारे शरीर की वृद्धि होगी, जो हमने फैट खाया है उससे हमको ऊर्जा मिलेगी, लंबाई चौड़ाई मिलेगी, जो हमने ग्लूकोज और स्टार्च वगैरह खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट, उससे हमारी ग्रोथ होगी तो वृद्धि होगी। फिर जो हमने प्रोटीन खाई है, भले दूध या अंडा या फिर दालें, तो उससे हमारे शरीर की मरम्मत यानी टूट फूट की मरम्मत, अगर कोई स्क्रैच पड़ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई कट लग गया है, कुछ भी हो गया है, तो उस जगह टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जो हमने भोजन खाया है वो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत कर रहा है, मतलब उपयोग में आ रहा है। तीसरी तरह से कि हमारे कार्यों पर नियंत्रण करके, एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसका मेंटेनेंस, मतलब हर चीज़ को जो नियंत्रित करता है वो विटामिन और मिनरल, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। तो वो हमें फ्रूट और वेजिटेबल, सब्जी और फलों से प्राप्त होते हैं। तो जो हमने भोज्य पदार्थ खाए हैं किसी भी प्रकार के, जो खाने योग्य ही हैं सिर्फ, वो हमने खाए हैं और जब उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, इमोशनल क्रिया, सब तरह से संवेगात्मक क्रियाएं, ये सब क्रियाएं जो है वो भोजन से ही होती है। अगर ये सब होती हैं तो हम उसे कहते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। जैसे एक पेड़ का पोषण क्या है? उसको सूरज मिल रहा है, लाइट मिल रही है, नीचे से मिट्टी मिल रही है, लेकिन उसके साथ उसको पानी की ज़रूरत है। तो जैसे ही पानी डालेंगे तो उन सब के साथ में वो पोषित हो जाता है और वो बड़ा पेड़ बनने लगता है, फल फूल देने लगता है। वैसे ही हमारे शरीर को पोषित करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है और जब हम कोई भी खाने वाले भोज्य पदार्थ खाते हैं तो शरीर पोषित यानी नरिश होता है। दूसरी तरह से हम एक और डिफाइन कर सकते हैं पोषण को कि भोजन का मुंह में प्रवेश, मतलब हमने भोजन का गास बना के, हमने दाल चपाती हमारे पास है, चपाती और वो हम खा रहे हैं, तो भोजन का मुंह में प्रवेश और उसके
आगे की क्रियाओं का अध्ययन। अब जो भी क्रियाएं हैं, पहले चबा रहे हैं, पचा रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, फिर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, उन सब के अध्ययन को हम पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन जो है, पोषण, वो दो प्रकार का होता है, एक गुड न्यूट्रिशन, एक बैड न्यूट्रिशन। यानी बैड न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है हमारे न्यूट्रिशन इसमें मैल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण मतलब। तो गुड न्यूट्रिशन मतलब सुपोषण। सुपोषण यानी जो आपने भोजन खाया है वो बिल्कुल संतुलित मात्रा में है, जितना खाना चाहिए, और व्यक्ति स्वस्थ है, वो तो सुपोषित व्यक्ति बना दिया उसने सुपोषण का। दूसरा जो पोषण है वो है कुपोषण यानी बैड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है वो स्वास्थ्य में गिरावट होती है। अब वो स्वास्थ्य में गिरावट दो तरह से होती है। वापस कुपोषण का पूरा हमारा चैप्टर है, वहाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि कुपोषण ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल लीन एंड थिन पतला है उसी को हम कुपोषित कहेंगे, नहीं। उसके अलावा जो बहुत मोटा है तो वो भी तो कुपोषित है, उसमें क्वांटिटेटिव उसने ज़्यादा खा लिया और उसकी बॉडी का वेट ज़्यादा हो गया, मतलब जितना नॉर्मल एक वजन होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम या ज़्यादा होना मैल न्यूट्रिशन होना, मतलब अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। कुपोषण में वापस से दो हो जाते हैं, अंडर न्यूट्रिशन यानी कम न्यूट्रिएंट्स होना, ओवर न्यूट्रिशन मतलब अधिक न्यूट्रिएंट्स, अधिक पोषक तत्व खाना। तो इस तरह से हमने ये पोषण यानी न्यूट्रिशन को पूरा डिफाइन किया। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व जो है न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ से आते हैं? न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व जो है, वो भोजन से आया है। जो भोज्य पदार्थ हमने खाया है, जो भी ईटेबल, जो भी खाने योग्य भोज्य पदार्थ है, उसके अंदर कुछ वर्ग या तत्व होते हैं। जो हम खा रहे हैं उसमें कुछ वर्ग या तत्व होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर चपाती खाइए, दाल खाइए और ये खाइए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब होते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, तो उसी को ही मेरे को यहाँ समझाना है कि जो हमने भोजन खाया है उसमें कुछ वर्ग या तत्व होते हैं, और वो वर्ग और तत्व पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और जल। 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। और ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें भोजन से, यानी भोज्य पदार्थों के द्वारा। पोषक तत्व जो हैं, अगर हम पर्याप्त मात्रा में भोजन के द्वारा लेते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, सारी शारीरिक क्रियाएं उसकी अच्छी तरह से होती हैं। हम पोषक तत्वों को इस तरह से भी कह सकते हैं कि पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि उचित मात्रा में लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और सारी क्रियाएं अच्छी तरह से संपन्न होती हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर पोषक तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वृहद मात्रिक मतलब ज़्यादा मात्रा वाला मैक्रो एलिमेंट्स, और एक अल्प मात्रिक पोषक तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट्स। जो वृहद मात्रिक मैक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी हमें ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। प्रतिदिन हमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें कुछ मात्रा भी तो होती है, ऐसे थोड़ी कार्बोहाइड्रेट खा लो, प्रोटीन खा लो, विटामिन कितना खा लो, मतलब एक मात्रा होती है, एक क्वांटिटी होती है, ये इतना ग्राम खाना है, ये इतना मिलीग्राम खाना है, ये इतना माइक्रोग्राम खाना है, सबकी यूनिट अलग अलग होती है। तो वृहद मात्रिक में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनकी हमें अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। भाई कार्बोहाइड्रेट हमें 400 ग्राम चाहिए, या प्रोटीन हमें 60 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, या वसा हमें 25 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। अब वैसे ही अल्प मात्रिक माइक्रो एलिमेंट्स, तो माइक्रो एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इसमें जो पोषक तत्व होंगे उनकी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है। पर ऐसा नहीं बहुत कम मात्रा की ज़रूरत है तो खाओ ही नहीं, अगर वो नहीं खाएंगे तो शरीर में डेफिशिएंसी डिजीजेज यानी उन पोषक तत्वों से रिलेटेड, जो भी कमियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो उस व्यक्ति को
हो सकती है। तो ये अल्पमात्रिक माइक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं? विटामिन और मिनरल। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी में बहुत सारे हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पिरिडॉक्सिन, B12, ये सब। फिर विटामिन सी, विटामिन ई, डी, के। तो उसके लिए हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि ये इतना माइक्रोग्राम चाहिए, विटामिन सी 40 मिलीग्राम चाहिए, या विटामिन डी 200 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन चाहिए। इस तरह से ये बहुत ही कम हमको ज़रूरत होती है। तो पोषक तत्व कहाँ से आए? भोजन के द्वारा। तो भोजन से पोषक तत्व आ गए, पोषक तत्व अंदर चले गए शरीर में, फिर पोषक तत्व ने हमारा शरीर का क्या किया? पोषण, यानी उन्होंने हमें नरिश किया, न्यूट्रिशन हमको दिया। या तो उन्होंने सुपोषित किया या तो फिर हमको कुपोषित किया। उसके बाद में एक और टर्म है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जो है, बैलेंस डाइट का मतलब ये है, एक बैलेंस और संतुलित अगर वर्ड आता है तो हमको लगता है कि हर चीज बराबर मात्रा में, बिल्कुल संतुलित मात्रा में, न ज़्यादा और न कम। तो संतुलित आहार का मतलब ये है कि सभी पोषक तत्व, कौन से सभी पोषक तत्व? 6 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल और वाटर। तो सभी पोषक तत्व अगर दैनिक आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में होंगे तो हम उसे बैलेंस डाइट यानी संतुलित संतुलित आहार कहते हैं। और आरडीए क्या होता है? मतलब दैनिक आवश्यकता, ये भी हमारे एक चैप्टर में आएगी। और वैसे भी हम जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ाते जाएंगे तो वहाँ मैं आपको प्रतिदिन की आवश्यकता बताऊंगी कि भाई कैलोरी जो है, मतलब ऊर्जा की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है, मैन को, वुमेन को, एडोलेसेंट को, बच्चों को। या फिर प्रोटीन पढ़ाऊंगी तो प्रोटीन की आरडीए बताऊंगी, यानी दैनिक आवश्यकता। विटामिन ए पढ़ाऊंगी तब विटामिन ए की। तो जैसे जैसे जो चीज़ पढ़ाते जाएंगे वहाँ मैं दैनिक आवश्यकता बताऊंगी। दैनिक आवश्यकता ICMR के द्वारा हमें पूरा स्टैंडर्डाइज करके पूरी टेबल बना के दी हुई है। उन्होंने पूरे रिसर्चेस करके और वो वैल्यूज़ निकाली है, बहुत सारा वर्क करके लैब में। और फिर उन्होंने बताया है कि एक वयस्क व्यक्ति को 40 मिलीग्राम विटामिन सी खाना चाहिए, या प्रेग्नेंट को 80 मिलीग्राम विटामिन सी खाना चाहिए। तो ये वही आरडीए है जो बनाई हुई है ICMR की और स्टैंडर्डाइज है। उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको हमें याद रखना पड़ता है। और उसी के अनुसार अगर हम सारे पोषक तत्व लेते हैं तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। उसके अलावा हम एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के शरीर को अगर इस तरह का भोज्य पदार्थ मिले जो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करे, जैसे एक अगर वुमेन है हल्का कार्य करने वाली और उसको 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा चाहिए, तो अगर इतनी कैलोरी उसको 1800 किलो कैलोरी, अगर 1800 किलो कैलोरी हल्का कार्य करने वाली लेडी को मिल जाती है तो वो संतुलित आहार होता है। तो एक स्वस्थ शरीर को अगर उसकी जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, एक जितनी उसकी सुरक्षा की ज़रूरत है, सुरक्षा मतलब विटामिन सी की बीमारी भी नहीं हो, विटामिन ए की भी नहीं हो, बी की भी नहीं हो, कैल्शियम की भी नहीं हो, आयरन की भी नहीं हो, मतलब किसी भी चीज़ की बीमारी ना हो, तो उस अनुसार हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। और नियंत्रण, हमारा अम्ल क्षार का संतुलन, पानी का संतुलन या फिर वाटर बैलेंस, ये सारे बैलेंस हमारे शरीर में हो, उस तरीके का अगर भोजन हमें उचित मात्रा में मिलता है तो वो संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन ये भी भोज्य पदार्थ की जो उचित मात्रा है अलग अलग होती है। उचित मात्रा इसलिए अलग होती है कि अगर व्यक्ति की आयु 35 साल है तो उसके लिए कैलोरी का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, जो 18 साल का लड़का होगा उसके लिए अलग है, या जो 10 साल का लड़का होगा। ठीक है, ये तो आयु हो गया। लिंग, अगर उसी में हम देखेंगे कि जो 35 साल की औरत है तो औरत और आदमी दोनों की कैलोरी अलग, 18 साल का लड़का और लड़की दोनों की अलग। तो इस तरह से आयु,
जो है उसमें जैसे जैसे डिफरेंस होता है, सारे जो दैनिक आवश्यकता है वो भी चेंज होती रहती है। लिंग के अनुसार भी रिक्वायरमेंट जो है, मतलब दैनिक आवश्यकता पोषक तत्वों की, वो भी चेंज होती है, उसी के अनुसार खाना खाना चाहिए। और इसीलिए जो वुमेन है वो कम खाती हैं तो भी ठीक रहती है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही मैन से कम होती है, पुरुषों से। पुरुषों की डाइट अच्छी होती है क्योंकि पुरुषों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और महिलाओं की कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो कम ही खाती हैं। तो आयु, लिंग, फिर शरीर का आकार। अगर शरीर का आकार बिल्कुल पतला और छोटा है तो उसका जो पूरा डायमेंशंस है वो कम है, तो उसको एनर्जी और सब चीज़ की थोड़ी सी कम ज़रूरत होती है। लेकिन जो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, उनके मसल्स वगैरह ज़्यादा होती है, तो उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो ज़्यादा भोज्य पदार्थ या ज़्यादा खाना खाते हैं। फिर मौसम और जलवायु का ऐसा है कि अगर ठंड है, ठंडी जलवायु है, बाहर के प्रदेश हैं अमेरिका वगैरह, तो वहाँ जो खाना होता है उसमें मक्खन, घी वो ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन मौसम अगर और ठंडा है तो और चीज़ आराम से खा सकते हैं आप, नट्स एंड ऑयल सीड्स, काजू बादाम वगैरह। लेकिन अब अपन यहाँ का देखें, अगर हमारे इंडिया में जलवायु गर्मी अगर है तो आप बहुत ज़्यादा तेल, घी, काजू बादाम, लड्डू, हलवा ये नहीं खा सकते हो। और उसके अलावा यही जलवायु, मतलब अगर ठंडी में बदल जाए, सर्दी आ जाए, तो हम हलवा भी खा लेंगे, लड्डू भी खा लेंगे। फिर मौसम में भी अगर बरसाती मौसम है तो पकौड़े पच भी जाते हैं, खा भी, पचते तो नहीं हैं इनफैक्ट, लेकिन अच्छे लगते हैं। तो वो क्या है कि सारे एंजाइम्स जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, और ज़्यादा अगर स्रावित होते हैं तो वो भोजन को पचा देते हैं। तो मौसम के अनुसार भी संतुलित भोजन थोड़ा अलग तरीके का होता है, और कार्य के ऊपर भी निर्भर करता है। कार्य में ये है कि अगर एक पुरुष है तो पुरुष में 3 तरह के कार्य हैं। हल्का कार्य करने वाला, मतलब टेबल वगैरह पे बैठ के काम करने वाला, सिर्फ आप कागज़ पे साइन कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टाइप, है ना। और फिर मध्यम कार्य करने वाला, जो थोड़ा बहुत उठा उठा के काम कर रहा है, थोड़ा हाथ पैर चला रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, इस तरह से, वो मध्यम कार्य। एक होता है भारी कार्य करने वाला, लकड़ी वगैरह काटने का, या फिर मजदूरी वाला जो काम है, रोड बना रहा है, मतलब बहुत सा पूरे दिन पत्थर उठा के ऊपर नीचे ले जाना। हल्का, मध्यम और भारी कार्य। तो जैसे जैसे कार्य होते हैं उस अनुसार एनर्जी भी अलग अलग होती है। किसी की 2400 है, किसी की 2800, किसी को 3200 है। वैसे ही अगर हम वुमेन में भी देखें तो मतलब लेडीज़ में भी 3 तरह की होगी, हल्का, मध्यम और भारी। इनमें और भी फ़र्क है कि अगर हल्का कार्य करने वाली गर्भवती होती है तो फिर उसकी गर्भवती वाली ऐड हो जाएगी उसमें, मतलब एडिशन उसका एनर्जी का और ऐड हो जाएगा। अगर फिर वो धात्री बनती है तो और ऐड हो जाएगी। वैसे ही इसमें भी, इसमें भी। तो सब व्यक्तियों के जो भी लिंग या आयु के हैं तो उसमें जो उनका कार्य है, अगर मान लो कोई एडोलेसेंट बच्चा, बहुत मतलब एडोलेसेंट लड़का या लड़की बहुत भारी कार्य कर रहा है, पत्थर उठा के रख रहा है, पूरे दिन काम कर रहे हैं, लोहे को उठा रहे हैं, और ये तो उनको एनर्जी उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है। वनस्पत की वही उम्र का अगर बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, कंप्यूटर देख रहा है, टीवी देख रहा है, आराम से बैठा हुआ है, तो उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस अनुसार ये संतुलित आहार, बैलेंस डाइट होती है। नेक्स्ट है पथ्यापथ्य, यानी डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स नाम आपने कई बार सुना होगा कि वो हॉस्पिटल में डाइटिशियन है, उसने डाइटेटिक्स का कोर्स किया है, उसने डाइटेटिक्स का कोर्स किया है। तो एक्चुअल में डाइटेटिक्स क्या होती है? डाइटेटिक्स जो है वो एक साइंस और एक आर्ट्स का मिश्रण है। मिश्रण इस तरह से है कि कुछ सिद्धांत होते हैं पोषण विज्ञान के। पोषण विज्ञान मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन साइंस जो कहता है हमें पूरे दिन भर में खट्टा फल खाना चाहिए, मीठा फल खाना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, जड़ वाली सब्जी खानी चाहिए, अन्य सब्जी खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, अनाज खाना चाहिए, थोड़ा सा तेल घी खाना चाहिए, थोड़ा सा चीनी खाना चाहिए, थोड़ा सा दालें खानी चाहिए। तो जो हमारा पोषण विज्ञान कह रहा है सिद्धांत, तो वो सिद्धांत ध्यान में रखें, और प्रबंध मतलब उसको कैसे मैनेज करेंगे। आपने सुबह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दे दिया, दोपहर में वापस कार्बोहाइड्रेट और फैट दे दिया, या तो मतलब पूरे दिन भर में आपने जितनी रिक्वायरमेंट है वो कैसे मैनेज करी है, कैसे उसका प्रबंध किया है, कैसा मैनेजमेंट हुआ है।
तो पोषण विज्ञान के अनुसार जो सिद्धांत और प्रबंध को विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूहों के लिए, एक व्यक्ति है मतलब एक कोई वुमेन है उसके लिए ये सब करना, या फिर एक आदमी है या कोई गर्भवती है तो उसके लिए ये उसके सिद्धांत और प्रबंध करके और उसकी डाइट बनाना, या फिर एक समूह है, समूह मतलब एक कोई हॉस्पिटल में है या फिर कोई हॉस्टल्स में है या फिर कोई स्कूल्स में है, आश्रम में है, इस अनुसार कोई व्यक्ति या समूह के लिए अगर हम पोषण विज्ञान के सिद्धांत और प्रबंधों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनके आर्थिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको भी ध्यान में रखते हुए, ये इसलिए कह रही हूँ मैं कि अगर हमने कह दिया कि भाई विभिन्न प्रकार का व्यक्ति, एक व्यक्ति है 35 साल का है, हमको इसको भाई इतना बादाम देना चाहिए या फिर इतना दूध पिलाना चाहिए, लेकिन अगर उसकी आर्थिक अवस्था मतलब उसका इकोनॉमिक स्टेटस कम है, वो इतना पैसा नहीं कमा रहा है, तो हम उस जगह उसको कहेंगे काजू बादाम की जगह आप मूंगफली खाइए, आप अगर दूध वगैरह नहीं पी सकते हैं तो छाछ ले लीजिए, आप हरी सब्जियां खा लीजिए, मतलब इस तरह की चीज़ जो इजी अवेलेबल और कम पैसे की हो। तो हमको विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूह को सिद्धांत और प्रबंध तो देखना ही है, उसकी आर्थिक अवस्था इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना है। अमीर है तो आप उसको काजू बादाम मावा पनीर सब दे दो, लेकिन अगर वो गरीब है तो उसको उस तरह से देना चाहिए। फिर उसके अलावा स्वास्थ्य स्टेटस, अगर वो हेल्दी है तो संतुलित भोजन में जो खाते हैं हम नॉर्मल वो खाएंगे, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य स्टेटस अच्छा नहीं है, बाय द वे वो डायबिटिक है, तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं देंगे, हम उसको वसा ज़्यादा नहीं देंगे, हम उसको चीनी ज़्यादा नहीं देंगे, तला हुआ नहीं देंगे। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार का उसको खाना, उसकी जो डाइट है वो कैसी हमको बनानी है। तो ये दोनों चीज़ सिद्धांत और प्रबंध लोगों के लिए या एक जने के लिए उसका इकोनॉमिक स्टेटस या फिर उसकी शारीरिक अवस्था देखते हुए, इन सबको करते हुए खिलाने की कला और विज्ञान का मिश्रण है। खिलाने की कला का मतलब ये है, विज्ञान तो ये हो गया कि पूरे दिन भर का विटामिन सी भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, कैल्शियम आयरन प्रोटीन विटामिन, मतलब सब चीज़ें जो है ये तो विज्ञान हो गया। हमारी थाली में पूरे दिन भर की जो डाइट है उसमें सब चीज़ होनी चाहिए, ये तो हो गया साइंस मतलब विज्ञान। और खिलाने की कला मतलब एक तो आप सबको सफ़ेद सफ़ेद कलर में बना के थाली में रख दो और किसी को कहो कि भाई तुम खा लो, तो वो नहीं खा पाएगा। तो खिलाने की कला ये है, आपने एक थाली रखी, उसमें हरे कलर की चटनी है, पीले कलर की कड़ी है, या फिर लाल कलर का कोफ्ता है, या फिर चुकंदर का सलाद है, भूरे कलर की चपाती है, वाइट कलर का आपके छाछ या रायता है। तो इस तरह से कई सारे, और फिर उसमें भी कोई लिक्विड सब्जी है तरल वाली, कोई ठोस भरवा सब्जी है, कोई चटनी है, कोई मिठाई है। तो इस तरह से मीठा भी, नमकीन भी, खट्टा भी और लिक्विड भी, ठोस भी, तो सब तरह की चीज़ें अगर हम करके, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पकौड़े है ना, पहले तो हम एक प्लेट में लेके और पकौड़े उतरे और उठा के खाने लगे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा है कि आप प्लेट में लेंगे, 4-5 पकौड़े अच्छे से सजाएंगे, इधर हरे धनिए की चटनी, इधर सॉस, इस तरह से करके बड़ा सुंदर सा सजा के फिर लेते हैं, तो वो बड़ा टेम्पटिंग लगता है, उसको देखते ही खाने की इच्छा होती है। अब वो पकौड़े भले स्वाद में ना भी हो अच्छे तो भी हमें खाने की इच्छा होती है। तो ये होता है डाइटेटिक्स की, खाना तो अच्छा बना हुआ होता ही है, लेकिन उसको जो सजा के, उसको कलरफुल, उसका टेक्सचर, उसका स्मेल, उसकी ये सब जो है सुगंध और ये सब देख के और फिर व्यक्ति को जो खिलाते हैं उसे हम डाइटेटिक्स यानी पथ्यापथ्य कहते हैं। लास्ट जो टर्म है इस चैप्टर की वो है पोषण स्तर यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो किसका होगा, किसी एक व्यक्ति का या तो किसी समूह का, किसी का भी हो सकता है,
और पोषण स्तर कैसे है, हम वहाँ तक कैसे जाएंगे कि पोषण स्तर जो है इस व्यक्ति का क्या कैसे हम मापेंगे। तो अगर हम उसका पोषण स्तर मापते हैं, सर्वे किया जाता है या तो पर व्यक्ति का या फिर किसी समुदाय का, एक किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, छात्रावास का या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का, कुछ भी तरह के सर्वे होते हैं, या फिर वुमेन का, मैन का, उनके खाने को पूछा जाता है कि किस तरह से उन्होंने खाना खाया। तो जो उन्होंने खाना खाया वो ही न्यूट्रिएंट्स अंदर गए। तो जो भोजन किया, जितना भोजन किया उससे जितने भी पोषक तत्व गए, वो पोषक तत्व उसको पोषित करते हैं, और पोषित करने के बाद जो उसका लेवल आता है कि भाई वो स्वस्थ है, खड़ा रह पा रहा है कि नहीं, बोल पा रहा है कि नहीं, काम कर पा रहा है कि नहीं, तो वो उसका पोषण स्तर कहलाता है। मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस कि वो एक्टिव है या वो बीमार है या वो बहुत मोटा है या फिर बहुत अंडर नरिश्ड है, ये सब उसके पोषण स्तर होते हैं। तो पोषण स्तर जो है वो व्यक्ति विशेष या समुदाय का होता है। सर्वे के द्वारा वो टाइम टू टाइम पता लगाया जाता है। और पोषण स्तर, न्यूट्रिशनल स्टेटस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, यानी मात्रा कितनी भोजन की आपने खाई, बहुत कम खाई या बहुत ज़्यादा खाई। और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, आपने जो खाना खाया क्या वो बिल्कुल ही कम गुणात्मक था, मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लिया, और या फिर बहुत अच्छी गुण थे उसमें, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीज़ थी। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक क्वालिटी के कारण पोषण स्तर को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आहार मात्रात्मक न्यूनता, मतलब भोजन में अगर मात्रा कम होगी, मतलब चपाती ही नहीं मिली उसको, पूरी चपाती, रोटी कुछ भी नहीं मिला, सब्जी कुछ भी नहीं मिला, तो उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव डाइटरी डेफिशिएंसी। जो डाइट हमने खाई वो डेफिशिएंट है, मतलब कमी है, डाइट में कमी है मात्रा की, क्वांटिटेटिव डाइटरी डेफिशिएंसी, आहार मात्रात्मक न्यूनता। तो जब पूरा भोजन उसको नहीं मिला, अगर उसको 3 चपाती डेली चाहिए लेकिन उस व्यक्ति को रोज एक ही मिल रही है, तो इसका मतलब उसको अपर्याप्त भोजन मिला और वो अंडर नरिश्ड हो गया, मतलब वो भूखमरी यानी पतला हो गया। ये तो एक हो गया। दूसरा जो हम प्रकार कहेंगे वो है आहार मात्रात्मक अधिकता। सेम यही है, क्वांटिटेटिव ओवर न्यूट्रिशन, मतलब किसी व्यक्ति को 3 चपाती खानी है लेकिन वो 3 चपाती के साथ में केक भी खा लेता है, मिठाई भी खा लेता है, ये भी पी लेता है, वो भी, जूस भी पी लेता है, मतलब उसके अंदर मात्रा बहुत ज़्यादा चली गई। तो वो मात्रा उसको हानि करती है, शारीरिक हानि करती है, उसको कई बीमारियां या मोटापा, ओबेसिटी ये हो जाती है। तो उसका पोषण स्तर जो है वो ओवर नरिश्ड है, ओवर न्यूट्रिशन। ये वाला अंडर न्यूट्रिशन। अब तीसरी प्रकार का पोषण स्तर है आहार गुणात्मक न्यूनता। भोजन में मतलब गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव डेफिशिएंसी। क्वालिटेटिव डेफिशिएंसी मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन सी है, आपने खट्टा पदार्थ खाया ही नहीं है, या फिर आपने कैल्शियम वगैरह, दूध वगैरह पिया ही नहीं है, तो न आयरन है, न कैल्शियम है, न सिर्फ आपने चपाती और गुड़ खाया है, छाछ पी है, तो अब उसमें छाछ भी बिल्कुल पतली, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन ए, ये सब कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ चपाती और गुड़ में आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। और वो भी मान लो आपने बहुत कम ही खाई है, तो गुणात्मक में जो उसकी व्यक्ति की आयु और कार्य होता है उसके अनुकूल अगर भोजन नहीं मिलता है, एक मजदूर व्यक्ति है वो आराम से 4 से 5 चपाती खा लेता है, या फिर जो मोटी 100-100 ग्राम की जौ की और वो मक्की की रोटी होती है वो आराम से 250 ग्राम आटा एक बार में खा लेता है। अपन लोग फिर भी इस 25-25 ग्राम की, 75 ग्राम की चपाती एक बार में खा पाते हैं, या 30 ग्राम का पराठा खाते हैं। तो अगर वो उतनी चपाती उसको आयु और कार्य के अनुसार उतनी चपाती उसके साथ में सब्जी, चटनी ये सब नहीं मिली, तो उसको डेफिशिएंसी हो जाएगी। किस चीज़ की? हरी सब्जी नहीं खाई तो विटामिन ए की, कैल्शियम की, दूध नहीं पिया तो कैल्शियम की, फिर इधर हरी सब्जी नहीं खाई तो आयरन की, और खट्टी चीज़ें नहीं खाई तो विटामिन सी की, तो उसको कई सारी बीमारियां यानी
डेफिशिएंसी क्वालिटेटिव, गुण की कौन सा गुण, न्यूट्रिएंट का गुण, यानी वो पोषक तत्व जो नहीं है उसकी कमी हो जाएगी। और चौथी प्रकार का पोषण स्तर है आहार गुणात्मक अधिकता, यानी क्वालिटेटिव ओवर न्यूट्रिशन। क्वालिटेटिव ओवर न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा खा लिए हैं, जैसे खूब मक्खन डाल डाल के, या फिर लड्डू खूब खाए हैं, मतलब घी ज़्यादा खा लिया तो मोटा भी आदमी हो जाएगा और उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हृदय की बीमारियां भी हो जाएगी। नमक या फिर अचार पापड़ बहुत खा रहा है तो सोडियम ज़्यादा हो गया, और सोडियम ज़्यादा होने से उसको हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये जो सारी टर्म्स थी ये सब इंटर रिलेटेड है कि व्यक्ति को जब भूख लगती है तो वो भोजन करता है, वो जो भोजन करता है वो खाने योग्य होना चाहिए, पचाने योग्य होना चाहिए, हमको पोषित करे। जो वो भोजन करेगा वो उसके आयु और लिंग और उनके अनुसार वो जीवित रखने और उसके लिए एक बार में जितना भोजन करेगा वो उसका आहार होएगा। और जो भोजन या आहार वो कर रहा है उससे उसको पोषक तत्व मिलते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब है। ये पोषक तत्व हमको जब शरीर में जाते हैं तो हमारा पोषण करते हैं, मतलब हमको जीवित रखते हैं, नरिश करते हैं। और अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, अगर मान लो जितना हमको न्यूट्रिएंट चाहिए पर्याप्त है तो सुपोषित होते हैं, अगर कम या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो कुपोषण हो सकता है। कम होंगे तो अंडर नरिश्ड, और अगर ज़्यादा होंगे तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। और अगर हम ये जो खाना खा रहे हैं पर्याप्त पोषक तत्व की थाली होगी तो वो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होती है। और ये जो संतुलित आहार अगर हम व्यक्ति और समूह को देखते हुए और जो हमारा विज्ञान के सिद्धांत और मैनेजमेंट है उसको देखते हुए, उसके पैसे देखते हुए, उसकी शारीरिक स्थिति देखते हुए अगर हम खाना बना के बढ़िया से सजा के खिलाएंगे तो वो डाइटेटिक्स कहलाता है। और डाइटेटिक्स में भोजन का चुनाव मतलब व्यक्ति के अनुसार उसका संग्रह करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और उसका परोसना, ये सब डाइटेटिक्स में। और ये सब जो जब खा लिया तो व्यक्ति का जो स्टेटस होता है, शारीरिक स्टेटस जो दिखता है वो पोषण स्तर कहलाता है कि वो एक्टिव है या बीमार है या क्या है। तो वो 4 तरीके से कि उसमें क्वांटिटेटिव कमी है या ज़्यादा है, और ये जो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक न्यूनता है या अधिकता, और क्वालिटेटिव न्यूनता है या अधिकता यानी गुणात्मक, कोई भी न्यूट्रिएंट कम है या ज़्यादा, न्यूट्रिएंट मिले हैं या नहीं, और मिले हैं तो कम मिले हैं कि ज़्यादा। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और नेक्स्ट टाइम पे हम सेकंड चैप्टर लेंगे। थैंक यू।